नमस्कार दोस्तों, आइए देखते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आहार नल के बारे में और मनुष्य के आहार नल का सचित्र वर्णन भी यहाँ पर हम करेंगे। यहाँ जो क्वेश्चन है वो कई बार जो है बोर्ड के एग्जाम में और कई तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमेशा यह क्वेश्चन पूछता है। तो सबसे पहले आइए देखते हैं आहार नल के बारे में। इस क्वेश्चन में बहुत सारी चीजों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। पहले तो आहार नल के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, फिर जो है मनुष्य के आहार नाल के कौन कौन से भाग हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, यानी मुख गुहा क्या है, ग्रसनी क्या है, ग्रास नली क्या है, अमाशय क्या है, अग्नाशय क्या है, यकृत क्या होता है, छोटी आंत क्या होती है, बड़ी आंत क्या होती है, आंत ग्रंथियां क्या होती है, उसी तरह से रेक्टम या मल द्वार क्या होता है, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे, वो भी फिगर के साथ। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है बोर्ड के एग्जाम के लिए और कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोनों के लिए बहुत ही खास क्वेश्चन है। तो आइए पहले देखते हैं आहार नाल के बारे में। आहार नाल एलिमेंट्री कैनल मुख गुहा से शुरू होकर के मल द्वार तक शरीर में फैली हुई जो कुंडलित नुमा रचना होती है उसी को हम आहार नाल कहते हैं। यानी मुख गुहा से शुरू होकर के मल द्वार तक हमारे शरीर में जो कुंडलित नुमा रचना होती है उसी को हम आहार नाल कहते हैं। आहार नाल की दूसरी परिभाषा भी आप दे सकते हैं। आप बता सकते हैं कि मनुष्य के पाचन तंत्र का वह भाग जिसमें मुख गुहा आता है, ग्रसनी आता है, ग्रास नली आता है, अमाशय आता है, अग्नाशय आता है, यकृत आता है, छोटी आंत, बड़ी आंत, आंत ग्रंथियां, रेक्टम इत्यादि भाग आते हैं, उसी को हम जो है आहार नल कहते हैं। तो इस तरह से आप आहार नल की परिभाषा आप दे सकते हैं। यहाँ जो है आहार नल की परिभाषा जो है दी गई है, आप इसको जो है जरूर तैयार कर लीजिएगा। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमेशा पूछता है ऑब्जेक्टिव के रूप में बोर्ड के एग्जाम में भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी कि मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितनी होती है, तो याद रखिएगा मनुष्य के आहार नाल की लंबाई 8 मीटर से 10 मीटर तक होती है। इस टॉपिक को जरूर याद कर लीजिएगा। अब आइए देखते हैं मनुष्य के आहार नाल के कौन कौन से भाग हैं, उन भागों को हम फिगर के द्वारा समझेंगे। आइए पहले देखते हैं मनुष्य के आहार नाल का भाग। देखते हैं मनुष्य के आहार नाल के विभिन्न भागों के बारे में। ये सभी भाग जो है काफी इंपॉर्टेंट है, इससे हमेशा जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहला भाग है मुख गुहा। आपको बताया जाएगा मुख गुहा क्या होता है, इसके अंतर्गत जो है क्या क्या चीजें होती हैं। दूसरा भाग आता है ग्रसनी। इसके अंतर्गत भी आपको बहुत सारी चीजें बताई जाएंगी। ये ग्रसनी क्या होता है, ग्रसनी में जो है आपको और भी सारी चीजें बताई जाएंगी, यानी निगल द्वार क्या होता है, कंठ द्वार क्या होता है। उसके बाद से आपको बताया जाएगा ग्रास नली। ग्रास नली भी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट भाग होगा। उसके बाद से बताया जाएगा अमाशय। अमाशय जो है काफी इंपॉर्टेंट है, अलग से भी क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद से जो है छोटी आंत है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, हमेशा जो है छोटी आंत की लंबाई पूछता है। उसी तरह से बड़ी आंत पूछता है, बड़ी आंत के बारे में बताया जाएगा। उसके बाद से जो है आता है रेक्टम, फिर यकृत आता है जो काफी इंपॉर्टेंट है, फिर अग्नाशय आता है, आंत ग्रंथि आती है। तो इस तरह से आहार नाल के जो है निम्न 10 भाग है। पहला भाग मुख गुहा आता है, दूसरा जो है ग्रसनी आता है, तीसरा जो है ग्रास नली, फिर अमाशय आता है, फिर छोटी आंत, फिर बड़ी आंत, फिर जो है उसके बाद से रेक्टम आता है, फिर अग्नाशय, फिर यकृत और फिर आंत ग्रंथियां, ये सब भाग आते हैं। आइए देखते हैं आहार नाल के पहला भाग मुख गुहा के बारे में। मुख गुहा जो है आहार नाल का सबसे पहला भाग होता है, जो ऊपरी जबड़ा और निचली जबड़ा के ठीक बीच का भाग होता है, जिसमें जीभ होता है, दांत होता है, जहां भोजन को तोड़ा जाता है और मुलायम किया जाता है। आप मुख गुहा को दूसरे तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। नासिका छिद्र के ठीक नीचे ऊपरी जबड़ा और निचली जबड़ा के ठीक बीच के भाग को मुख गुहा कहते हैं। मुख गुहा आहार नाल का पहला भाग होता है, जिसमें दांत होता है, जीभ होता है, जहां पर भोजन को जो है तोड़ा जाता है और मुलायम किया जाता है। तो इस तरह से मुख गुहा के बारे में मुख गुहा की परिभाषा दे सकते हैं कि मुख गुहा आहार नाल का पहला भाग होता है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि आहार नाल के पहले भाग को क्या बोलते हैं, तो मुख गुहा बोलते हैं। क्वेश्चन पूछ सकता है कि नासिका छिद्र यानी नाक के ठीक नीचे ऊपरी जबड़ा और निचली जबड़े के बीच के भाग को क्या कहते हैं, तो मुख गुहा कहते हैं। यानी मुख गुहा जो है ऊपरी जबड़ा और निचली जबड़ा दोनों के बीच का भाग होता है, जिसमें दांत होता है और जीभ भी होता है, इसी को हम मुख गुहा बोलते हैं। मुख गुहा में भोजन को जो है तोड़ा भी जाता है और मुलायम भी किया जाता है। तो इस तरह से मुख गुहा के बारे में बता दीजिएगा। देखते हैं आहार नाल का दूसरा भाग ग्रसनी के बारे में, यानी फेरिंग्स के बारे में। ग्रसनी जो होता है मुख गुहा के ठीक पीछे जो है 2 छिद्र होता है, उसी को हम ग्रसनी बोलते हैं। अब मुख गुहा को फैलाइएगा तो पीछे की तरफ यहाँ पर जो है 2 छिद्र दिखाई देगा, एक नीचे की तरफ, एक ऊपर की तरफ। तो इसी 2 छिद्र को हम जो है ग्रसनी बोलते हैं। ग्रसनी जो होता है उसके 2 भाग होते हैं।
पहला भाग जो होता है वो निगल द्वार होता है, दूसरा भाग जो होता है वो कंठ द्वार होता है। ग्रसनी का जो है दो भाग होता है, पहला निगल द्वार और दूसरा कंठ द्वार। तो पहले निगल द्वार किसे कहते हैं इसको समझ लेते हैं। ग्रसनी जो होता है उसमें जो है एक ऐसा छिद्र होता है जो नीचे की तरफ गया होता है और जिसकी सहायता से भोजन जो है हमारे शरीर के अंदर जाता है, उसी को हम निगल द्वार बोलते हैं, उसी को हम जिलेट बोलते हैं। तो ग्रसनी का वह भाग या ग्रसनी का वह छिद्र जो नीचे की तरफ होता है, जिसकी सहायता से भोजन हमारे शरीर के अंदर जाता है, उसी को हम निगल द्वार बोलते हैं, गिलेट बोलते हैं। दूसरा जो भाग होता है कंठ द्वार। तो ग्रसनी में एक ऐसा छिद्र होता है जो ऊपर की तरफ होता है। तो ग्रसनी का वह छिद्र जो ऊपर की तरफ होता है, जो जिसकी सहायता से सांस जो है हमारे शरीर के अंदर जाता है, उसी को हम कंठ द्वार बोलते हैं, ग्लोटिज बोलते हैं। तो यह जो है कंठ द्वार क्या है, निगल द्वार क्या है, दोनों आप समझ गए होंगे। यानी ग्रसनी का वह छिद्र जो नीचे की तरफ होता है और जिसकी सहायता से भोजन हमारे शरीर में जाता है, उसी को हम जो है निगल द्वार बोलते हैं। दूसरा आपका होता है कंठ द्वार। तो कंठ द्वार जो होता है ग्रसनी का एक ऐसा छिद्र होता है जो ऊपर की तरफ होता है, जिससे हवा हमारे शरीर के अंदर जाता है, उसी को हम कंठ द्वार कहते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पूछता है कि निगल द्वार से होकर के जब भोजन हमारे शरीर में गुजरता है तो उस समय के लिए थोड़ी देर के लिए कंठ द्वार जो है ढक जाता है। तो कंठ द्वार जो होता है एपिग्लैटिस नामक जो है पट्टी से ढक जाता है, जिससे जो है भोजन का कण जो है श्वास नली में नहीं पहुंचता है। तो इस तरह से आप बता दीजिएगा ग्रसनी किसे कहते हैं, तो आप बताइएगा। मुख गुहा के ठीक पीछे जो दो छिद्र होता है उसी को हम ग्रसनी कहते हैं। आप मुख को फैलाइएगा तो मुख गुहा दिखाई देगा और मुख गुहा के ठीक पीछे जो है दो छिद्र दिखाई देगा, उसी को हम ग्रसनी बोलते हैं। ग्रसनी में पहला जो छिद्र होता है जो नीचे की तरफ होता है, जिससे भोजन हमारे शरीर के अंदर जाता है, उसको हम जो है निगल द्वार बोलते हैं। दूसरा जो छिद्र होता है जो ऊपर की तरफ होता है, जिससे हवा हमारे शरीर के अंदर जाता है, जिसको हम कंठ द्वार बोलते हैं। भोजन जब हम करते हैं तो निगल द्वार से होता हुआ भोजन जैसे ही हमारे शरीर में जाता है या निगल द्वार के पास जाता है, तो वैसे ही कंठ द्वार जो है एक पट्टी से ढक जाता है और वह जिस पट्टी से ढकता है उसी को एपिग्लैटिस नामक पट्टी बोलते हैं। इसको याद रखिएगा, पूछता है। तो यह जो है क्वेश्चन आपका तैयार हो गया होगा, ग्रसनी किसे कहते हैं। आइए देखते हैं आहार नाल का अगला भाग, तीसरा भाग ग्रास नली के बारे में, यानी ओएसोफेगस के बारे में। ग्रसनी से होता हुआ जो भोजन होता है आहार नाल के जिस अगले भाग में पहुंचता है, ग्रसनी के निगल द्वार से, ग्रसनी के निगल द्वार से होता हुआ भोजन आहार नाल के जिस अगले भाग में पहुंचता है, उसी को हम ग्रास नली बोलते हैं। यही आपका ग्रास नली होता है। भोजन जब ग्रास नली में पहुंचता है तो ग्रास नली में फैलाव और सिकुड़ाव होता है, जिससे भोजन आसानी से नीचे की तरफ जो है सरकता है। यही ग्रास नली का रूल होता है, ओएसोफेगस का रूल होता है। फिर एक बार समझ लीजिए, ग्रसनी के निगल द्वार से होता हुआ भोजन जो होता है आहार नाल के जिस अगले भाग में पहुंचता है, उसी को हम जो है ओएसोफेगस बोलते हैं, ग्रास नली बोलते हैं। भोजन जब ग्रास नली में पहुंचता है तो इस ग्रास नली में फैलाव होता है, सिकुड़ाव होता है, जिससे भोजन आसानी से नीचे की तरफ सरकता है। यही आपका जो है ग्रास नली है, इसको जरूर आप तैयार कर लीजिए। आहार नाल का अगला भाग अमाशय होता है, स्टोमेच होता है। इसमें जो है होता यह है कि ग्रास नली से होता हुआ भोजन जो है आहार नाल के जिस अगले भाग में पहुंचता है, उसी को अमाशय बोलते हैं, स्टोमेच बोलते हैं। अमाशय से संबंधित बहुत सारे जो है इंपॉर्टेंट जो है स्टेटमेंट है, जरूर इसको याद रखिएगा। अमाशय जो होता है एक चौड़ी थैलीनुमा रचना होता है। भोजन जो है इसी थैलीनुमा रचना में आकर के इकट्ठा हो जाता है, यानी ग्रास नली से होता हुआ भोजन जो है अमाशय में ही आकर के इकट्ठा होता है। अमाशय की जो दीवार होती है उसके ऊपर जो है अमाशय ग्रंथि होता है, जिसको जठर ग्रंथि भी बोलते हैं। तो इसी अमाशय ग्रंथि या जठर ग्रंथि जो होता है, इसी से एक जो है अमाशय रस निकलता है, जिसको जठर रस बोलते हैं, और इसी रस से जो है भोजन का पाचन होता है। अमाशय में ही भोजन का पाचन होता है, इसको याद रखिएगा। अमाशय ग्रंथि से अमाशय रस से जठर रस निकलता है और उसी से भोजन का पाचन होता है। मनुष्य के अमाशय में एक दिन में 3 लीटर जो है लगभग जठर रस या अमाशय रस निकलता है, जो भोजन को पचाता है। अमाशय रस जो होता है या जठर रस जो होता है, उसी में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, HCl होता है। तो इस तरह से अमाशय क्या है आप जरूर याद कर लीजिएगा। फिर एक बार बता दे रहे हैं, ग्रास नली से होता हुआ भोजन आहार नाल के जिस अगले भाग में पहुंचता है, उसी को अमाशय बोलते हैं। ग्रास नली से होता हुआ भोजन जो है आहार नाल के जिस अगले भाग में पहुंचता है, उसी को अमाशय बोलते हैं। यह एक चौड़ी थैलीनुमा रचना होता है। अमाशय जो है एक थैली की तरह रचना होती है,
याद रखिएगा, इसी में अमाशय ग्रंथि या जठर ग्रंथि होती है। अमाशय जो होता है उसी के ऊपर जो है अमाशय ग्रंथि या जठर ग्रंथि होता है। अगला, भोजन का पाचन जो है अमाशय में ही होता है। भोजन जो है अमाशय में आकर इकट्ठा होता है, उसी में भोजन का पाचन जो है होता है। अमाशय ग्रंथि से अमाशय रस या जठर रस निकलता है। अमाशय जो ग्रंथि होता है उसके अंदर से अमाशय रस या जठर रस निकलता है जो भोजन को पचाता है। मनुष्य के अमाशय में एक दिन में लगभग 3 लीटर जठर रस या अमाशय रस निकलता है। मनुष्य के अमाशय में एक दिन में लगभग 3 लीटर अमाशय रस या जठर रस निकलता है जो भोजन को पचाता है। उसी तरह से जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, HCl होता है। याद रखिएगा, ये टॉपिक जो है जरूर बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग से भी पूछता है। अमाशय क्या है, व्हाट इज स्टोमच। आहार नाल का अगला भाग है छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। अमाशय से होता हुआ भोजन आहार नाल के जिस अगले भाग में पहुंचता है उसी को हम छोटी आंत बोलते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। पहली छोटी आंत से संबंधित मुख्य बात है कि छोटी आंत जो है आहार नाल की सबसे लंबी नली होती है। हमेशा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है कि आहार नाल की सबसे लंबी नली को क्या कहते हैं, तो छोटी आंत बोलते हैं। दूसरा, मनुष्य में छोटी आंत की लंबाई जो होता है वह 6 मीटर और चौड़ाई जो है 2.5 सेंटीमीटर होता है। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है कि मनुष्य में छोटी आंत की लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है, तो लंबाई 6 मीटर और चौड़ाई जो है 2.5 सेंटीमीटर होती है। जरूर इसको याद रखिएगा। अगला है, मांसाहारी जंतुओं में छोटी आंत की जो लंबाई होती है वह कम होती है, शाकाहारी जंतुओं में छोटी आंत की लंबाई जो है अधिक होती है। याद रखिएगा, मांसाहारी में छोटी आंत की लंबाई कम और शाकाहारी में छोटी आंत की लंबाई अधिक होती है। अगला टॉपिक है, भोजन का पूरी तरह से पाचन जो है छोटी आंत में ही होता है। जरूर याद रखिए, क्वेश्चन पूछता है कि भोजन पूरी तरह से कहां पचता है, तो छोटी आंत में ही आकर भोजन जो है पूरी तरह से पच जाता है। तो इस तरह से छोटी आंत क्या है आप समझ गए होंगे। फिर एक बार रिपीट कर दे रहे हैं, अमाशय से होता हुआ भोजन जो है आहार नाल के जिस अगले भाग में पहुंचता है उसी को छोटी आंत बोलते हैं। छोटी आंत से संबंधित मुख्य बातें हैं कि छोटी आंत जो है आहार नाल की सबसे लंबी नली होती है। छोटी आंत की लंबाई 6 मीटर और चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर होती है। मांसाहारी जंतुओं में छोटी आंत की लंबाई कम, शाकाहारी में अधिक होती है। भोजन का पूरी तरह से पाचन जो है छोटी आंत में ही होता है। तो आहार नाल का अगला भाग बड़ी आंत होता है, लार्ज इंटेस्टाइन होता है। छोटी आंत से होता हुआ भोजन जो है आहार नाल के जिस अगले भाग में पहुंचता है उसी को हम बड़ी आंत बोलते हैं। बड़ी आंत जो होता है उसी में बिना पचा हुआ भोजन जो है आकर के इकट्ठा होता है। तो इस तरह से बड़ी आंत के बारे में समझ गए होंगे। फिर एक बार रिपीट कर दे रहे हैं, छोटी आंत जो होता है उसी से होता हुआ भोजन आहार नाल के जिस अगले भाग में पहुंचता है उसी को बड़ी आंत बोलते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं। बिना पचा हुआ भोजन जो है बड़ी आंत में ही आकर के इकट्ठा होता है। आइए देखते हैं आहार नल का नियम क्या है। तो आहार नल का अगला भाग मल द्वार या रेक्टम होता है। बड़ी आंत में जो बिना पचा हुआ जो भोजन होता है वही जो है शरीर से जिस रास्ते से बाहर निकलता है उसी को हम रेक्टम बोलते हैं। रेक्टम किसे कहते हैं, फिर एक बार समझ लीजिए। बड़ी आंत में जो बिना पचा हुआ जो भोजन होता है वो आहार नाल के जिस अगले भाग से शरीर से बाहर निकलता है उसी भाग को हम मल द्वार या रेक्टम बोलते हैं। आहार नल का अगला भाग है यकृत, लीवर। लीवर जो होता है वह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होता है। याद रखिए, क्वेश्चन पूछता है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, तो आप बताइएगा यकृत, लीवर होता है। दूसरा, यकृत यानी लीवर का भार जो होता है वह 1.5 किलोग्राम होता है। हमेशा क्वेश्चन पूछता है कि लीवर का वजन कितना होता है, तो 1.5 किलोग्राम होता है। तीसरा, लीवर जो है भोजन के वसा को तोड़ने का काम करता है। हमारा यकृत जो होता है वह भोजन के वसा को तोड़ने का काम करता है। फिर एक बार समझ लीजिए यकृत क्या है। तो यकृत जो होता है आहार नाल की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। यकृत का वजन 1.5 किलोग्राम होता है। यकृत जो है भोजन के वसा को तोड़ने का काम। तो आहार नाल का अगला भाग अग्नाशय होता है, पेनक्रियाज होता है। अमाशय के ठीक नीचे एक पीले रंग की ग्रंथि होती है जिस ग्रंथि को हम अग्नाशय बोलते हैं, पेनक्रियाज बोलते हैं। अग्नाशय से अग्नाशय रस निकलता है जो भोजन को पचाता है। अग्नाशय रस में ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज और न्यूक्लिपेज नामक एंजाइम होता है जो भोजन को पचाता है। फिर एक बार अग्नाशय के बारे में समझ लीजिए। अमाशय के ठीक नीचे एक पीले रंग की ग्रंथि होती है जिसको अग्नाशय बोलते हैं। अग्नाशय से अग्नाशय रस निकलता है जो भोजन को पचाता है। अग्नाशय में कई प्रकार का एंजाइम होता है जैसे ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज और न्यूक्लिपेज नामक एंजाइम होता है जो भोजन को पचाने का काम करता है। आहार नल का अंतिम भाग है आंत ग्रंथियां। छोटी आंत की दीवार में कई तरह की ग्रंथियां होती है, उसी ग्रंथि को हम आंत ग्रंथि कहते हैं। आंत ग्रंथियां जो होती हैं उनसे आंत रस निकलता है और वही रस जो है भोजन को पचाने का काम करता है।
आइए फिर एक बार देख लेते हैं आंत ग्रंथियां क्या है। छोटी जो आंत होती है उसी आंत की दीवार में कई तरह की ग्रंथियां होती हैं, उन्हीं ग्रंथियों को आंत ग्रंथियां बोलते हैं। आंत ग्रंथियां जो होती है उनसे आंत रस निकलता है जो भोजन को पचाने का काम करता है। आइए अब आहार नाल के भाग के बारे में पूरी तरह से जानकारी लेते हैं, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहला भाग होता है मुख गुहा। तो मुख गुहा किसे कहते हैं आपको बताया गया होगा, फिर एक बार समरी के रूप में इसको हम बता रहे हैं। नासिका छिद्र यानी नाक जो होता है उसी के ठीक नीचे ऊपरी जबड़ा और निचली जबड़ा के बीच का जो भाग होता है उसी को मुख गुहा बोलते हैं, यानी मुख बोलते हैं। मुख गुहा जो होता है उसमें दांत होता है, जीभ होता है। तो यह जो है मुख गुहा है, भोजन को तोड़ने का काम और मुलायम करने का काम मुख गुहा में ही होता है। दूसरा भाग होता है ग्रसनी। मुख गुहा जो होता है उसको हम फैलाते हैं तो दो जो है छिद्र दिखाई देता है, एक छिद्र ऊपर की तरफ निकला होता है, दूसरा छिद्र नीचे की तरफ निकला होता है, उसी को हम ग्रसनी बोलते हैं। ग्रसनी जो होता है उसका दो भाग होता है, एक जो है निगल द्वार, दूसरा जो है कंठ द्वार होता है। तो निगल द्वार जो होता है उससे भोजन जो है शरीर के अंदर जाता है, कंठ द्वार जो होता है उससे हवा शरीर के अंदर जाता है। आहार नाल का अगला भाग होता है ग्रास नली। तो ग्रसनी का जो निगल द्वार होता है उससे होता हुआ भोजन आहार नाल के जिस अगले भाग में पहुंचता है उसको ग्रास नली बोलते हैं। ग्रास नली में भोजन जैसे ही पहुंचता है वैसे ही जो है ग्रास नली में फैलाव और सिकुड़ा होता है जिससे भोजन नीचे की तरफ सरकता है। अब ग्रास नली से होता हुआ आहार नाल के जिस अगले भाग में भोजन पहुंचता है उसी को हम अमाशय बोलते हैं। अमाशय जो है आप बताइएगा, ग्रास नली से होता हुआ भोजन आहार नाल के जिस अगले भाग में पहुंचता है उसको अमाशय बोलते हैं। अमाशय जो है एक थैली नुमा रचना होती है, भोजन जो है अमाशय में ही आकर के इकट्ठा होता है। अमाशय की दीवार के ऊपर अमाशय ग्रंथि होता है जिसको जठर ग्रंथि कहते हैं। उसी ग्रंथि से अमाशय रस या जठर रस निकलता है जो भोजन को पचाने का काम करता है। मनुष्य के शरीर में एक दिन में 3 लीटर जो है अमाशय रस या जठर रस निकलता है। अमाशय रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। इस तरह से अमाशय रस के बारे में बता दीजिएगा। फिर अमाशय रस से होता हुआ भोजन आहार नाल के जिस अगले भाग में पहुंचता है उसको हम छोटी आंत कहते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन। छोटी आंत जो होता है आहार नाल की सबसे लंबी नली होती है। छोटी आंत की लंबाई जो होता है वह 6 मीटर और चौड़ाई जो है 2.5 सेंटीमीटर होता है। छोटी आंत में ही भोजन का पूरी तरह से पाचन होता है। छोटी आंत के बाद से बड़ी आंत आता है। तो छोटी आंत से होता हुआ भोजन आहार नाल के जिस अगले भाग में पहुंचता है उसको बड़ी आंत कहते हैं। बड़ी आंत जो होता है उसमें जो है बिना पचा हुआ भोजन जो है आकर के इकट्ठा होता है। बड़ी आंत के बाद से होता है मल द्वार या रेक्टम। तो बिना पचा हुआ भोजन बड़ी आंत की सहायता से या बड़ी आंत के द्वारा बड़ी आंत से आहार नाल के जिस अगले भाग में पहुंचता है उसी को रेक्टम बोलते हैं। रेक्टम के माध्यम से ही, मल द्वार के माध्यम से ही बिना पचा हुआ भोजन जो है शरीर से बाहर निकलता है। रेक्टम के बाद से आता है यकृत लीवर। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। यकृत का वजन जो है 1.5 किलोग्राम होता है। यकृत जो है भोजन के वसा को तोड़ने का काम करता है। यकृत के बाद से अगला आता है अग्नाशय। तो अमाशय के ठीक नीचे पीले रंग की ग्रंथि होती है जिसको अग्नाशय बोलते हैं। अग्नाशय से अग्नाशय रस निकलता है जो भोजन को पचाने का काम करता है। अग्नाशय में कई तरह के एंजाइम भी पाए जाते हैं, उसको बताया गया है। अग्नाशय के बाद से आता है आंत ग्रंथि। तो आंत ग्रंथि आप बताइएगा, छोटी आंत जो होता है उसी की दीवारों में कई तरह की ग्रंथियां होती है जिसको आंत ग्रंथि कहते हैं। आंत ग्रंथि से कई तरह का रस निकलता है जो भोजन को पचाने का काम करता है। तो इस तरह से आहार नाल के विभिन्न भागों के बारे में आप समझ गए होंगे। फिर एक बार आहार नाल के विभिन्न भागों के बारे में आपको बता रहा है। पहला भाग होता है मुख गुहा। नासिका छिद्र यानी नाक के ठीक नीचे ऊपरी जबड़ा और निचली जबड़ा के ठीक बीच का जो भाग होता है उसी भाग को हम मुख गुहा बोलते हैं। मुख गुहा में दांत होता है, जीभ होता है जो भोजन को तोड़ने और मुलायम करने का काम करता है। मुख गुहा के बाद से अगला भाग आता है ग्रसनी। तो मुख गुहा से होता हुआ भोजन आहार नाल के जिस अगले भाग में पहुंचता है उसी को ग्रसनी बोलते हैं। ग्रसनी जो होता है उसमें 2 छिद्र होता है। मुख गुहा को फैलाइएगा तो ग्रसनी दिखाई देगा, 2 छिद्र दिखाई देगा। एक छिद्र नीचे की तरफ गया होता है, एक छिद्र ऊपर की तरफ। तो नीचे की तरफ जो छिद्र गया होता है उसको निगल द्वार बोलते हैं। उसी नीचे की जो तरफ जो छिद्र होता है उसी से भोजन शरीर के अंदर जाता है। और ऊपर की तरफ जो छिद्र होता है उससे हवा शरीर के अंदर आता है जिसको कंठ द्वार बोलते हैं। जब भोजन शरीर के अंदर जाता है निगल द्वार की सहायता से तो थोड़ी देर के लिए कंठ द्वार जो है बंद हो जाता है। तो
इस तरह से ग्रसनी समझ के, ग्रास नली आई है। ग्रसनी के ठीक नीचे एक लंबी नली होती है, उसी को ग्रास नली कहते हैं। ग्रसनी के निगल द्वार से होता हुआ भोजन आहार नल के जिस अगले भाग में पहुंचता है उसी को ग्रास नली कहते हैं। भोजन जब ग्रास नली में पहुंचता है तो ग्रास नली में फैलाव और सिकुड़ा होता है, जिससे भोजन आसानी से नीचे की तरफ सरकता है। ग्रास नली से होता हुआ भोजन आहार नल के जिस अगले भाग में पहुंचता है उसी को अमाशय बोलते हैं। अमाशय जो है एक थैलीनुमा रचना होती है। अमाशय जो है, जैसे ही भोजन, अमाशय जो होता है उसकी दीवार में अमाशय ग्रंथि होता है, जिसको जो है जठर ग्रंथि बोलते हैं। उस अमाशय ग्रंथि या जठर ग्रंथि से एक रस निकलता है जिसको जठर रस या अमाशय रस कहते हैं, वही भोजन को पचाने का काम करता है। मनुष्य के शरीर में एक दिन में 3 लीटर जठर रस निकलता है। जठर रस को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। भोजन का पाचन अमाशय से ही शुरू होता है। अमाशय के बाद से आता है छोटी आंत। तो अमाशय से होता हुआ भोजन आहार नल के जिस अगले भाग में पहुंचता है उसको छोटी आंत कहते हैं। छोटी आंत आहार नल की सबसे लंबी नली होती है। छोटी आंत की लंबाई 3 मीटर और चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर होता है। भोजन का पूरी तरह से पाचन छोटी आंत में ही हो जाता है। छोटी आंत के बाद से आता है बड़ी आंत। तो छोटी आंत से होता हुआ भोजन जो है आहार नल के जिस अगले भाग में पहुंचता है उसको बड़ी आंत कहते हैं। बिना पचा हुआ भोजन बड़ी आंत में ही आकर के इकट्ठा होता है। बड़ी आंत के बाद से आता है मल द्वार या रेक्टम। तो मल द्वार या रेक्टम क्या है आप बताइएगा। बड़ी आंत से बिना पचा हुआ भोजन जिस रास्ते से शरीर से बाहर निकलता है उसी को मल द्वार बोलते हैं या रेक्टम बोलते हैं। रेक्टम के बाद से आता है यकृत। तो यकृत जो होता है आहार नल का सबसे बड़ी ग्रंथि होता है। यकृत जो होता है उसका वजन जो है 1.5 किलोग्राम होता है। यकृत जो होता है भोजन के वसा को तोड़ने का काम करता है। यकृत के बाद से आता है अग्नाशय। अग्नाशय जो होता है अमाशय के ठीक नीचे पीले रंग की एक ग्रंथि होती है जिसको अग्नाशय बोलते हैं। अग्नाशय जो होता है उससे अग्नाशय रस निकलता है जो भोजन को पचाने का काम करता है। आखिरी नंबर आता है आंत ग्रंथियां। तो छोटी आंत के दीवार के ऊपर कई तरह की ग्रंथियां होती है जिसको आंत ग्रंथियां कहते हैं। आंत ग्रंथियों से आंत रस निकलता है जो भोजन को पचाने का काम करता है। तो इस तरह से आहार नल के विभिन्न भागों के बारे में आप समझ गए होंगे। फिगर को ध्यान में रख करके फिगर भी यहाँ बना दीजिएगा और विभिन्न भागों का वर्णन कर दीजिएगा। दोस्तों आपको हमारा काम पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।